हेलो दोस्तों, सुवर्णा क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सक्षम की बुक लाई हूँ जो कि मुख्य सेविका के एग्ज़ाम हेतु बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। इसका अध्ययन करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ठीक है। मैं डेली आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आती रहूँगी। अगर जिन दोस्तों को सक्षम बुक पढ़नी है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, क्योंकि यहाँ से 70% आपका टॉपिक पसने वाला है मुख्य सेविका का। तो चलिए चलते हैं अपनी बुक पर, ठीक है। बुक का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश कहाँ से संबंधित है? बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंसने वाले हैं यहाँ से। ये देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के प्रयोग हेतु, यानी कि ये आंगनवाड़ियों के कार्य में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है और प्रयोग भी की जा रही है। इसलिए मुख्य सेविका के लिए भी इस बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है, क्योंकि यहाँ से 70% आपका सिलेबस फंसने वाला है। सक्षम सही पोषण ज्ञान समुदाय का कल्याण। अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो यकीन मानिए कि यहाँ से 70% आपका ऐसे ही बन जाएगा। ये देखिए, संदेश ये है आपका, जो कि आपकी महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की मंत्री हैं। कौन? बेबी रानी मौर्य। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है कि महिला कल्याण बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की मंत्री कौन है? तो कौन है आपकी? बेबी रानी मौर्य। आगे चलते हैं दोस्तों, और तो किसी का नहीं है। और ये कौन है आपकी? ये है प्रतिभा शुक्ला। ये राज्य मंत्री हैं। कौन है? राज्य मंत्री। किसकी? महिला कल्याण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की। कौन है ये? राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट चलते हैं। ये है अनामिका। ये कौन है? ये अनामिका है। इनका नाम अनामिका सिंह है। ये सचिव है महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश की। ये 2-3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, पूछा जा सकता है कि कौन है। अब देखो, डॉक्टर सारिका मोहन ये निदेशक हैं बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश की, ठीक है। और तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये आपकी आती है विषय सूची। क्या आती है? विषय सूची। विषय सूची कितने भागों में बटी हुई है? ये देखिए, ये 3 भागों में, यानी कि ये विषय सूची आपकी 6 भागों में बटी हुई है। कितने भागों में है? 6। तो पहले में क्या है? पोषण एवं परिचय, यानी पोषण एक परिचय। पोषण से संबंधित आपके टॉपिक हैं सारे जो आपके मुख्य सेविका में दिए हुए हैं। पोषण के प्रकार, खाद्य समूह, विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनका महत्व, मौसमी फल एवं सब्जियाँ, खाद्य पदार्थों में पोषक तत्वों को बढ़ाने के उपाय, संतुलित आहार, कुपोषण प्रकार, कारण व परिणाम, जीवन के प्रथम स्वर्णिम 1000 दिनों का महत्व, गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण। ये सब पहले में है। और दूसरे में क्या है? गर्भवती महिला का स्वास्थ्य एवं पोषण। इसमें सारा जैसे कि मातृ पोषण की परिभाषा, गर्भावस्था के दौरान पोषण की आवश्यकता, गर्भावस्था के दौरान देखभाल आवश्यक जानकारी, गर्भावस्था के दौरान कोविड टीकाकरण, गर्भावस्था के दौरान सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन से संबंधित आवश्यक जानकारी, गर्भावस्था के दौरान पाई जाने वाली जटिलताएं, धात्री मात्राओं का पोषण व स्वास्थ्य देखभाल, स्तनपान और केवल स्तनपान, ऊपरी आहार की शुरुआत करने का तरीका, बच्चे के भोजन से संबंधित आवश्यक स्वच्छता व्यवहार। यकीन मानिए दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। जैसे शिशु पोषण, शिशु एवं बाल पोषण, इसमें क्या आता है आपका? बाल्यावस्था में वजन वृद्धि, नवजात शिशु 0 से 28 दिन का, उसकी देखभाल, कम वजन के बच्चे, कारण परिणाम उनका बचाव,
बच्चे में वृद्धि का महत्व तथा पोषण की श्रेणियाँ, बच्चे का वजन नहीं बढ़ने के संभावित कारण और आवश्यक प्रबंधन, आयु के अनुसार वृद्धि विकास अवस्थाएं व खान पान संबंधी व्यवहार, बच्चे में सही प्रकार के भोजन का महत्व, बीमारी के दौरान शिशु बच्चे की देखभाल, सूक्ष्म पोषक तत्वों का संपूर्ण तथा 0 से 5 वर्ष के बच्चे में एनीमिया से बचाव, नियमित टीकाकरण, किशोरावस्था तथा पोषण। ये चौथे में आता है आपका वृद्धि निगरानी, बच्चे में वृद्धि निगरानी का महत्व, वृद्धि निगरानी उपकरण और उनका प्रयोग, बच्चे में पोषण श्रेणी का निर्धारण, गर्भवती महिलाओं में वजन ट्रैकिंग का महत्व। पांचवा आपका ग्रुप आता है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री का चेक ब्रह्मांड, ये सभी ये देखो ये। छठवां आपका समुदाय आधारित गतिविधियों के आयोजन हेतु चेकलिस्ट जो होती है उसका है, जैसे गोद भराई है, अन्नप्राशन दिवस है, BHSND चेकलिस्ट, ये सब ये देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है ये। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं डेली ये बुक आपके लिए लाती रहूँगी रिवीजन क्लास के तौर पर। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बुक है। तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पोषण एक परिचय। कौन सा टॉपिक है? पोषण एक परिचय। इसमें आपका आता है दैनिक जीवन में शरीर के संतुलित व समग्र विकास के लिए और विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। यानी कि जो भी हम शरीरों में जो भी बीमारियां हो जाती हैं उनसे लड़ने के लिए, बीमारियों को दूर करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऊर्जा की। जीवन जीने के लिए भी क्या है? ऊर्जा की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि विभिन्न बीमारियों से लड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह आवश्यक ऊर्जा हमें खाद्य पदार्थों से प्राप्त होती है। कहाँ से? यानी कि खाद्य पदार्थों से। खाद्य पदार्थ आप जानते ही हो क्या होते हैं, जो हम खाते हैं। ठीक है, मनुष्यों द्वारा खाद्य पदार्थों से इन पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? करने की क्रिया को हम कहते हैं न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण। क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, पोषण। देखिए ये है आपका पोषण। मांस मछली रखा हुआ, कद्दू है, हरी सब्जियां हैं, दूध है, घी, मक्खन, ठीक है, रायता, दाल, चने, सोयाबीन, ये क्या है? आपका संतुलित आहार है। ठीक, क्या है? संतुलित आहार। पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य भोजन ग्रहण करके, पोषण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है? भोजन ग्रहण करता है। भोजन ग्रहण करके क्या करता है? फिर पचाकर, भोजन ग्रहण करके पचाकर अवशोषित कर शरीर में, अवशोषित कर शरीर में क्या करता है? शरीर में समावेशित करता है। यानी कि पहले तो वो खाएगा पेट में, यानी कि ग्रहण करेगा, ग्रहण करने के बाद भोजन पचेगा, पचने के बाद क्या होगा? हमारा शरीर अवशोषित करेगा। किसको? जो भी हम खा रहे हैं उसमें से जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व इकट्ठे हो जाएंगे, अवशोषित हो जाएंगे, और जो खराब चीज़ होगी वो अलग हो जाएगी। फिर क्या करते हैं? वो पोषक तत्व सारे समावेशित हो जाते हैं हमारे शरीर में, तथा अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। यानी कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालता है। पोषण हमारे शरीर के शारीरिक एवं मानसिक विकास तथा विभिन्न रोगों से शरीर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक है। यानी पोषण किसके लिए आवश्यक है? हमारे शरीर, शारीरिक और मानसिक,
किसके लिए? शारीरिक और मानसिक। हम जिन पदार्थों को ग्रहण करते हैं उसे हम भोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भोजन कहते हैं। भोजन में पाए जाने वाले तत्व हमारे शरीर को स्वस्थ एवं निरोग रखते हैं। क्या रखते हैं? स्वस्थ एवं निरोग। वह पोषक तत्व कहलाते हैं। इतना तो आप जानते ही हो। आगे चलते हैं। अतः ये आवश्यक है कि हम पर्याप्त व सही मात्रा में भोजन ग्रहण करें। यानी कि हमें क्या ज़रूरी है कि हमें पर्याप्त मात्रा में भोजन ग्रहण करना चाहिए, ना ही कम खाना चाहिए और ना ही ज़्यादा। यानी कि ज़्यादा खा लो और उनमें पोषक तत्व ही ना हो, तुम्हारे शरीर में ना लगें तो क्या है? बेकार है फिर तो। यानी कि कम हो लेकिन उसमें सारे पोषक तत्व विद्यमान हो, वो भोजन हमें खाना चाहिए। यानी कि संतुलित डाइट। यदि यह पोषक तत्व हमारे भोजन में उचित मात्रा में उपलब्ध ना हो तो शरीर अस्वस्थ एवं कुपोषित हो जाता है। कैसा हो जाता है शरीर? अस्वस्थ एवं कुपोषित। भोजन से मिलने वाला पोषण हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इसके 3 रीज़न हैं। भोजन से जो भी हमें पोषण मिल रहा है शरीर में, उसके महत्व या उसकी आवश्यकता क्यों है हमारे शरीर में? उसके 3 कारण हैं। तो पहला कारण क्या है? यह ऊर्जा का स्रोत है और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। यानी कि पहला कारण ये है कि ये ऊर्जा का केंद्र है और शरीर में ऊर्जा की क्षति को दूर करता है, यानी कि पूर्ति करता है। यह शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा कारण शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक। और तीसरा कारण है रोगों से लड़ने में सहायक होता है। ये कारण है इसके। आगे हम चलते हैं तो अब आता है हमारा पोषण के प्रकार। क्या आते हैं? पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार कितने हैं? तो आप देखिए, मानव शरीर बाह्य सहयोग के बिना भोजन नहीं बना सकता है। यानी कि मानव शरीर जो है वो बाह्य सहयोग के बिना कभी भोजन नहीं बना सकता। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो भी चीज़ें मिल रही हैं हमें, उससे हमारा शरीर बनता है, ना कि अंदर से। जब हम कुछ खाएंगे ही नहीं तो कभी शरीर हमारा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। वही कह रहा है इसमें। इसलिए हमें पोषक आहार लेने की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए, यानी सही सुचारू रूप से काम करने के लिए मुख्यतः 2 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। कितने प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है हमें? 2। कौन कौन से हैं? तो पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। पहला क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व कौन से होते हैं? जो शरीर को अधिक मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा से प्राप्त होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से और वसा से। अच्छा, इनके स्रोत क्या हैं? आटा, दाल, चावल, मांस, मछली, अंडा, दूध, दही, तेल व सभी दुग्ध उत्पाद। ये तो हो गए आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट। इनकी ज़रूर आवश्यकता होती है। अब है दूसरा क्या है? दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। इसमें क्या होता है? शरीर को अल्प मात्रा में इनकी प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट को ज़्यादा आवश्यक होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट कम आवश्यक होते हैं हमारे शरीर में। जैसे कि ये दैनिक प्रक्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि स्रोत इसके क्या हैं? विटामिन्स, खनिज लवण से भरपूर फल, छिलके वाली दालें एवं हरी साग सब्जियाँ। ये आते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी कि छोटे तत्व, सूक्ष्म तत्व जिसे बोलते हैं। और इनको क्या बोलेंगे?
इनको स्थूल बोलते हैं, यानी कि बड़े पैमाने पर, और ये होते हैं छोटे पैमाने पर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यह आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उपलब्ध होते हैं, तब उस अवस्था को क्या कहते हैं? सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण। क्या कहते हैं? समुचित पोषण कहते हैं या सर्वोत्तम पोषण कहते हैं। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका 1.2 खाद्य समूह। ये देखिए चित्र इसका, पोषण की थाली। ये देखिए पोषण की थाली में क्या क्या है? विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खाएं। आहार में कम से कम 4 खाद्य समूह शामिल करें। यानी कि हमें आहार में कितने समूह शामिल करने चाहिए? 4। ठीक है, देखिए मूंगफली, तिल के बीज, शकरकंदी, आलू, रागी, बाजरा, आटा, चावल, गुड़, चीनी, ये सब देखो है। अच्छा, खाद्य समूह, हम खाद्य समूह देख लेते हैं कौन कौन से हैं। ठीक दोस्तों, जैसे भोजन को कुछ खाद्य समूहों में बांटा गया है। भोजन को किस में बांटा गया है? तो खाद्य समूहों में, जिनका सेवन दैनिक रूप से करना आवश्यक है। सामान्यतः खाद्य समूह के निम्न प्रकार होते हैं। अच्छा, अपने यहाँ के जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, इन्होंने खाद्य समूह को कितने प्रकारों में बांटा है? खाद्य समूह को। तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन ने 11 खाद्य समूह बताए हैं। कितने? 11। ये याद रखना, इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं हम। पहला खाद्य समूह क्या है? तो पहला है अनाज व कंद। पहला क्या है? अनाज व कंद मूल, जैसे गेहूँ, रागी, चावल, शकरकंदी। यानी पहला क्या है? अनाज व कंदमूल। पहला खाद्य समूह क्या जाता है? इसमें सारे अनाज आएंगे और कंदमूल आएंगे, जैसे कि गेहूँ, रागी, चावल, शकरकंदी। दूसरा खाद्य समूह हमारा दाल व तिलहन, जैसे राजमा, काला चना और अरहर। यानी कि दूसरे खाद्य समूह में आते हैं दालें और तिलहन, जैसे कि राजमा है, काला चना और अरहर। तीसरा समूह आता है हमारा दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ। तीसरा समूह क्या है? दूध व दूध से बने खाद्य पदार्थ, जैसे कि पनीर और दही। चौथा समूह आता है मांसाहारी भोजन। ये तो आप जानते ही, जैसे कि मांस है, मछली, कलेजी या फिर अंडा। पांचवा समूह क्या है? पीले व नारंगी फल, जिसमें हरी सब्जियां, यानी पीले व नारंगी फल व सब्जियां, हरी सब्जियां या अन्य फल, ये सब आते हैं। ये 5 समूह हैं। क्या है? 5 समूह हैं। ठीक है, कितने समूह में बांटा है इनको? 5 समूह। यानी कि कम से कम इनमें से 4 तो होने ही चाहिए हमारे भोजन में डेली। बड़े हों या बच्चे, ये क्या कह रहा है इसमें? बड़े हों या बच्चे, सभी को दिन में इन समूहों के अंतर्गत आने वाले खाद्य पदार्थों को अपने भोजन में कुछ मात्रा में, कितनी मात्रा में? कुछ मात्रा में प्रतिदिन सम्मिलित करना चाहिए। इन सभी खाद्य समूह के मिश्रण से ही मैक्रो व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों प्राप्त होते हैं। यानी कि मैक्रो भी प्राप्त होता है और माइक्रो न्यूट्रिएंट भी प्राप्त होता है, और शरीर को संतुलित आहार प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत, उनका महत्व। विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत व उनका महत्व और लाभ। ठीक है, तो पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पहला स्रोत है आपका कार्बोहाइड्रेट। यानी कि पहला पोषक तत्व क्या है? कार्बोहाइड्रेट। पहला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखना बच्चों।
पहला पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या आता है, इसके स्रोत जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा इसमें इमेज में, जैसे मक्का है, गेहूँ है, रागी है, आलू है, और इसे हम क्या कहेंगे, चावल है, क्या है, चलिए हाँ चावल हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, तो अनाज जैसे कि गेहूँ, चावल, रागी। गेहूँ, चावल, रागी, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत हैं। जैसे कि कंदमूल, कंदमूल में क्या, आलू, अरवी, शकरकंदी, ये आपके स्रोत हैं। यानी कि गेहूँ से हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट। चावल से कार्बोहाइड्रेट, रागी से कार्बोहाइड्रेट, बाजरा से कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कंदमूल में क्या आ जाते हैं, आलू कार्बोहाइड्रेट, अरवी कार्बोहाइड्रेट, शकरकंदी कार्बोहाइड्रेट। ये याद रखना है, क्वेश्चन आपका बनेगा यहीं से। अच्छा, इसके महत्व क्या क्या हैं, तो महत्व है आपके, कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हाथ पैर चला रहे हैं, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। क्योंकि इसी से क्या होता है, हमारी बॉडी कैसी होती है, ऊर्जा प्राप्त करती है। बढ़ते बच्चे, यानी ये क्या कह रहा है, बढ़ते बच्चे गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान महिला के शरीर में ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है। यानी कि बच्चों की वृद्धि हो रही हो, क्या हो रही हो, बच्चों की वृद्धि, बच्चों की वृद्धि में ये लाभकारी है, गर्भावस्था में लाभकारी है, स्तनपान में, यानी कि जो भी धात्री महिलाएं उनके लिए भी आवश्यक है, गर्भावस्था की महिलाओं के लिए भी आवश्यक है, और इसकी मांग सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन पर्याप्त मात्रा में किया जाना चाहिए। ठीक, अब आते हैं अब आती है हमारी प्रोटीन। पहला क्या था, पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट। अब आता है दूसरा, प्रोटीन। प्रोटीन के स्रोत क्या क्या हैं, तो प्रोटीन के स्रोत है अंडा। अंडे से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। मीट और मछली से प्रोटीन क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। दालें व फलियां जैसे कि सोयाबीन, राजमा, मूंग, चना, अरहर, इससे क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होती है हमें। तो ये याद रखना है कि प्रोटीन कहाँ से मिलता है हमें, अंडा से, मीट मछली से, दालों से, फलियों से, सोयाबीन से, राजमा, मूंग, चना, अरहर, इन सभी से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट क्या है कि बीज जैसे तिल, बीज कौन किसके होते हैं, जैसे कि तिल है, तरबूज है, तिल से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। तरबूज प्रोटीन, अलसी प्रोटीन, कद्दू प्रोटीन, एवं सूखे मेवे, यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन। नेक्स्ट, दुग्ध पदार्थ, यानी कि दूध के बने हुए पदार्थ, जैसे पनीर, पनीर से हमें पर्याप्त प्रोटीन मिलता है, दूध से प्रोटीन मिलता है। जबकि दूध एक कैल्शियम के लिए आवश्यक है। कैल्शियम क्या है, एक सूक्ष्म तत्व है, और ये क्या है, ये स्थूल तत्व है, यानी कि बड़ा। यानी कि दूध से प्रोटीन मिलता है, दही से भी प्रोटीन मिलता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब इस प्रोटीन का महत्व क्या है या लाभ, तो प्रोटीन रोगों से लड़ने में, प्रोटीन किस में कार्य आती है, यानी कि प्रोटीन हमें रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति में, किस में आती है, प्रोटीन रोगों से लड़ने में और शरीर में ऊर्जा की क्षति की पूर्ति करता है। प्रोटीन भ्रूण के सही विकास हेतु आवश्यक है। प्रोटीन किसके लिए आवश्यक है, सही विकास के लिए, किसके विकास के लिए, तो भ्रूण के विकास के लिए। अगर प्रोटीन नहीं मिलेगी तो भ्रूण नहीं बन पाएगा, यानी कि सेल्स नहीं बन पाएंगी, सेल्स डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगी। जब सेल्स डेवलपमेंट नहीं होंगी तो बच्चे का जो शरीर है वो नहीं बनेगा, ना ही उसके हाथ पैर बनेंगे, उसकी शरीर का ढांचा बनेगा ही नहीं, प्रोटीन नहीं होगी तो। इसलिए भ्रूण के लिए प्रोटीन ज़्यादा आवश्यक है।
सही विकास हेतु आवश्यक है। ठीक, गर्भावस्था के दौरान गर्भावस्था के दौरान क्या है, महिलाओं के स्तन और गर्भाशय की मांसपेशियों को सुदृढ़ करने में सहायक होता है। यानी ये कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान जो भी महिलाएं होती हैं उनके स्तन को और गर्भाशय की मांसपेशियां, जो भी गर्भ है उसकी मांसपेशियों को कैसा रखता है, सुदृढ़, मजबूत, है ना। क्या रखती है, प्रोटीन। एनीमिया से बचाव में भी प्रोटीन की भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि एनीमिया से भी बचाती है कौन, प्रोटीन। नेक्स्ट आते हैं वसा। नेक्स्ट क्या है हमारा, वसा। तो वसा के स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों, तो वसा के स्रोत हैं घी। घी से हमें क्या प्राप्त होता है, वसा। तेल से क्या प्राप्त होता है, वसा। मक्खन से वसा, सूखे मेवे से वसा। यानी कि घी, तेल, मक्खन और सूखे मेवे, यहाँ से हमें वसा प्राप्त होता है। आप चित्र में देख ही रहे होंगे कि तेल भी है और घी भी है, यहाँ से हमें वसा प्राप्त होता है। और वसा सबसे ज़्यादा हमें पोषक तत्व प्रदान करता है। 90 पॉइंट प्लस में हमें वसा कैलोरी देता है। सबसे ज़्यादा कैलोरी हमें वसा से ही मिलती है और सबसे ज़्यादा हम कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। ठीक है, तो वसा का महत्व क्या है, वसा का महत्व है, वसा युक्त भोजन का सेवन करने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। यानी कि वसा युक्त भोजन का सेवन करने से हमें क्या मिलता है, शरीर में ऊर्जा भी मिलती है तथा ऊर्जा का संग्रहण भी होता है। यानी कि ये याद रखना है पॉइंट कि शरीर में कौन सा पोषक तत्व संग्रहण होता है, तो वसा। इकट्ठा तत्व कौन सा होता है, वसा। यानी हमारे शरीर में पोषक तत्व इकट्ठा कौन सा होता है, तो वसा, जिससे हमारा फैट बढ़ता है, मोटापा। वसा युक्त खाद्य पदार्थ सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। अब देखो यहाँ आ गया, सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, तो वसा। सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान कौन करता है, वसा, जो कि भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक होता है। भ्रूण के विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वसा बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। वसा किसके लिए, बच्चे के मस्तिष्क के लिए भी है। गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को भी बढ़ी हुई ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वसा का सेवन करना चाहिए। यानी कि महिलाओं को, जो दूध पिलाती हैं माताएं, उनको भी वसा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है हमारा आयरन। क्या आता है, आयरन, लौह तत्व। आयरन को हम क्या कहते हैं, लौह तत्व। इसके स्रोत क्या क्या हैं दोस्तों, तो स्रोत है अंडा। अंडा से हमें क्या प्राप्त होता है, आयरन। मांस आयरन, मछली से आयरन, कलेजी से आयरन। हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन प्राप्त होता है। चने के साग में क्या प्राप्त होता है, आयरन। पालक में आयरन, सहजन में आयरन, चौलाई में आयरन, सरसों में आयरन, बथुआ में आयरन। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये चौलाई है, इसे देहात में चौलैया कहते हैं। क्या कहते हैं, चौलैया। नेक्स्ट चुकंदर में भी आयरन पाया जाता है, गुड़ में भी, चना में, राजमा में, खजूर में, तिल में, खजूर में, है ना। खजूर यहाँ दो बार हो गया है। छुहारा तो आप जानते ही हो। और मूंगफली में, इन सब में क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। आयरन के लाभ क्या है, महत्व, तो आयरन युक्त खाद्य पदार्थ सभी आयु वर्गों में एनीमिया से बचाव में भूमिका निभाते हैं। यानी कि किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति हों, किसी भी आयु के हों, उनमें क्या है, किसी भी आयु के व्यक्तियों में यदि एनीमिया की कमी हो जाती है तो उन्हें क्या खाना चाहिए, आयरन
खाना चाहिए, मतलब आयरन के पोषक तत्व लेने चाहिए, भूमिका निभाते हैं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। आयरन मस्तिष्क विकास के लिए भी आवश्यक है, विशेषतः बच्चों में आयरन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, विशेषकर बच्चों में तो मस्तिष्क के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम अपनी क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे। दोस्तों अगर हमारी क्लास या मेरा पढ़ाया आपको अच्छा लग रहा है या आपको कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और इसका पार्ट मैं कल लेके आऊँगी, जो हमारा कल होगा आयोडीन। ठीक है, आज हमने आपको करा दिया है, देखिए आपको करा दिया है हमने आयरन, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, ये पोषक तत्व करा दिए हैं। खाद्य समूह बता दिए हैं, 5 हैं खाद्य समूह। और पोषण के प्रकार कितने हैं, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये 2 प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं, कल लेके आते हैं हम फुल एनर्जी में। तब तक बाय बाय, टेक केयर।